हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश एवं परावर्तन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि भोजन, वस्त्र, वायु तथा निवास प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार इन सभी के बिना जीवन रहना असंभव है, उसी प्रकार प्रकाश के बिना भी जीवन अधूरा है। जरा सोचिए, अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, अचानक बिजली चली जाए तो आपके चारों ओर अंधेरा हो जाएगा और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आप मोमबत्ती या पास में रखी हुई टॉर्च को प्रदीप्त करेंगे। आप इस प्रकाश में अपने चारों ओर निगाह घुमाएंगे तो सब वस्तुएं भी दिखाई देने लगेंगी। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। दिन होते ही सूर्य के प्रकाश में आपको सब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक दीपपिंड है जो चारों ओर प्रकाश कर देता है, जिसके उदय होते ही किसी कृत्रिम दीप्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। टॉर्च, लालटेन तथा मोमबत्ती आदि मानवकृत कृत्रिम प्रकाश देने वाली वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो हमारा सूर्य है वो क्या है? एक नेचुरल लाइट है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही हमें अपने घर में अगर कोई लाइट है, टॉर्च है, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे है प्रकाश के स्रोत। अब क्या क्या से कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, आप एक बहुत तेज धूप वाले दिन बाहर निकलिए और यह देखने का प्रयास कीजिए कि सूर्य कितने तीव्रता से चमक रहा है। रात में देखिए कि चंद्रमा कितनी चमक रहा है। आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश देते हैं, लेकिन दोनों का प्रकाश बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो भी प्रकृति रोशनी ग्रहण की जाती है वह सब सूर्य से ही निकलती है। सूर्य और अन्य ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं उन्हें प्रकाश युक्त, प्रकाशवान, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, तारे, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रकाशवान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश चमकता है और वहां से अन्य फैलता है, लेकिन वस्तुएं स्वयं प्रकाशवान नहीं होती। चंद्रमा अप्रकाशवान अद्वितीय वस्तुएं कहलाती हैं। चंद्रमा अप्रकाशवान है, मतलब ये है कि सूर्य की जो लाइट से दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चमक रहा है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, सूर्य, तारे, जुगनू प्रकृति प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। मोमबत्ती, तेल के दीपक, विद्युत बल्ब, टॉर्च आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की उत्पत्ति। प्रकाशवान दीप्त वस्तुएं उद्दीप्त प्रकाश, प्रतिदीप्त प्रकाश तथा नियॉन प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। प्रतिदीप्त प्रकाश तथा नियॉन प्रकाश को आमतौर पर विद्युत निसर्जन प्रकाश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उद्दीप्त प्रकाश। आप कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें जब गर्म किया जाता है तो वे प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आपके घरों में किसी वस्तु को जलाने पर जो प्रकाश होता है वह उद्दीप्त प्रकाश होता है। उदाहरण के लिए कांच के बल्ब में टंगस्टन धातु से निर्मित एक छोटा सा तंतु होता है। यह विद्युत ऊर्जा द्वारा 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म होने से भी पिघलता है। इस प्रकार यह अत्यधिक ताप सहने और शीघ्र न गलने की क्षमता युक्त होता है। पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर तंतु चमकने लगता है और दृश्य फोटोन कण बाहर निकलते हैं जो प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार का प्रकाश ऊष्मा यानी ताप युक्त होता है। ठीक है, फिर है प्रतिदीप्त प्रकाश। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ठंडी अवस्था में जब वे गर्म नहीं की जा सकती भी प्रकाश देती हैं। ऐसा प्रकाश स्रोतों या लैंपों में इलेक्ट्रॉन ऊष्मा उत्पन्न करने के स्थान पर निम्न दाब के गैस के अणुओं पर प्रहार करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रतिदीप्त प्रकाश ठंडा होता है और दीप्त प्रकाश से कम विद्युत उपयोग में लाता है। फ्लोंगस्टेन नलिकाओं में मरकरी, पारे की वाष्प तथा ऑर्गन गैस होती है। जब इस नलिका में विद्युत प्रवाहित होता है तो पारे की वाष्प परागैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। इन नलिकाओं की भीतरी सतह पर एक विशिष्ट पदार्थ फास्फोरस की परत चढ़ी होती है। फास्फोरस परागैंगनी प्रकाश अदृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उसे दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। फिर आता है नियॉन प्रकाश। क्या होता है?
प्रतिदिन प्रकाश की भांति नियॉन प्रकाश भी निम्न दाब पर एक नलिका में भरी गैसों में विद्युत प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। नियॉन गैस से भरी नलिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो गैस लाल रंग का प्रकाश देती है। जब नियॉन गैस के साथ अन्य गैसें भी मिलती हैं तो अन्य रंगों का भी प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश की किरणों को पूर्णतः गुजरने देती हैं उन्हें पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहती हैं, जैसे कांच, वायु, शुद्ध जल, ठीक है, सेफ्लॉन और कागज। फिर आते हैं जो वस्तुएं अपनों में से प्रकाश को केवल आंशिक रूप से ही गुजरने देती हैं उन्हें पारभासक मतलब ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे घर्षित कांच, मोमी कागज, तेलीय कागज, ट्रेसिंग कागज तथा बटर कागज। ठीक है, जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश नहीं गुजरने देती उन्हें अपारदर्शक मतलब ओपेक वस्तुएं कहते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, धातु, गन्ना आदि। ओके, नेक्स्ट प्रकाश का सरल रेखीय गमन। अब प्रकाश का सरल रेखीय गमन क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता रहता है। इसे जानने के लिए आप एक लंबा पाइप तथा एक मोमबत्ती लीजिए। मोमबत्ती को जलाकर आप उसे एक स्थान पर रख दीजिए। अब आप पाइप के एक सिरे को अपनी आंख से सटाकर दूसरे हिस्से को मोमबत्ती की ओर कीजिए। आपको मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी। फिर आप पाइप को दाहिनी ओर घुमाइए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती आपको दिखाई नहीं देती है। अब आप पाइप को बाईं ओर घुमाइए, फिर भी मोमबत्ती आपको नहीं दिखाई देती। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अतः से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ठीक है, अगर आप सीधा रखेंगे तो मोमबत्ती दिखेगी, टेढ़ा ऐसे करेंगे, ऐसे साइड करेंगे तो वो नहीं दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की चाल। प्रकाश अत्यधिक तीव्र वेग से गति से चलता है। ठीक है, यह मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे अधिक गति सीमा है। अंतरिक्ष में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। किसी माध्यम जैसे वायु, कांच अथवा पानी में प्रकाश की चाल कुछ धीमी हो जाती है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता है प्रकाश की चाल कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरा। अब ये सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, चलिए देखते हैं। सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के सरल रेखीय गमन के गुण पर आधारित है। यह सभी प्रकार के कैमरों में सबसे साधारण होता है। इसमें एक छोटी सूची छिद्र होती है, मतलब एक छोटा सा होल होता है जिसे होकर प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है। अच्छा चित्र लेने के लिए एक छिद्र को बहुत सूक्ष्म रखा जाता है। सूची छिद्र कैमरे में एक प्रकाश रोधी कार्ड बोर्ड बॉक्स होता है। इसकी एक दीवार के मध्य में सुई की नोक से छिद्र कर देते हैं और इसकी सतह को काले रंग से पेंट कर देते हैं। इस सतह के सामने बॉक्स के खुले सिरे को ट्रेसिंग पेपर से ढक देते हैं। ठीक है, उसको कवर कर देते हैं। यह ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दे की भांति कार्य करता है। जिस वायु की फोटो उतारनी हो उसे सूची छिद्र के सम्मुख खड़ा कर देते हैं। इस वस्तु से होकर सारा प्रकाश छिद्र में पहुंचता है। यहाँ से यह प्रकाश ट्रेसिंग पेपर पर आपतित होता है। इस प्रक्रिया में ट्रेसिंग पेपर पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु का उल्टा चित्र प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है छाया का बनना। अब छाया मतलब शैडो कैसे बनती है? जब किसी वस्तु अथवा अवरोधक द्वारा प्रकाश को रोका जाता है तो छाया बनती है। प्रकाश सदैव धीमी रेखा में गति करता है। यह किनारों से मुड़ नहीं सकता। इसी कारण एक तीव्र प्रकाश से प्रकाशित वस्तु छाया बनाती है। एक अपारदर्शी वस्तु अवरोधक की गहरी काली छाया बनाती है। पारभासी वस्तु अवरोधक की हल्की छाया बनाती है। ठीक है, मतलब शेडो बहुत कम बनती है। पारदर्शी वस्तुएं छाया नहीं बनाती हैं। छाया उस हिस्से में बनती है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अर्थात छाया प्रकाश की दिशा से विपरीत दिशा में बनती है। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर की छाया पृथ्वी पर बनती है। जब हम चलते हैं तो यह छाया भी हमारे साथ साथ चलती है। अगर देखिए सामने से लाइट आ रही है तो शैडो जो है उसके अपोजिट साइड में बनती है। ओके,
सूर्य के प्रकाश द्वारा बनने वाली छाया की लंबाई समय के साथ बदलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश स्रोत सूर्य वस्तु जिसकी छाया बनती है और पृथ्वी के बीच कोण में परिवर्तन होता रहता है। सुबह जब सूर्य उगता है तो हमारे शरीर की छाया बहुत लंबी होती है और दोपहर में सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर चमकता है तो हमारी छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर बाद फिर सूर्यास्त तक छाया धीरे धीरे बढ़ जाती है। सूर्यास्त से ठीक पहले हमारी छाया फिर काफी बड़ी हो जाती है। जब सूर्य उगता है तो चूंकि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, हमारा छाया पश्चिम दिशा बनता है। जब सूर्य अस्त होता है तो चूंकि वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, हमारी छाया पूर्व दिशा में बनती है। दोपहर के समय सूर्य जो है वो ठीक सिर पर चमकने के दौरान छाया हमारे ठीक सामने बनती है। ओके, तो अपोजिट साइड में क्या है, हमारी छाया बनती है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का कैसे परावर्तन होता है, देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह उसमें से गुजर सकता है, वस्तु द्वारा अवशोषित किया जा सकता है अथवा वस्तु द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यदि प्रकाश किसी धरातल से टकराकर वापस चला जाता है तो हम इसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है असमतल धरातल से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की बहुत सी किरणें जब किसी असमतल अथवा खुरदरे धरातल पे टकराती हैं तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। ऐसा परावर्तन को अनियमित परावर्तन तथा विसरित परावर्तन कहते हैं। हम अपने चारों ओर विद्यमान वस्तुओं को प्रकाश के विसरित परिवर्तन का कारण ही देख पाते हैं। समतल धरातल वाले दर्पण में प्रतिबिंब धुंधले बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समतल तथा चिकने धरातल से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की कोई समांतर किरण पुंज जब किसी समतल तथा चिकने धरातल से टकराती है तो प्रकाश पूर्णतः समांतर रूप से ही एक निश्चित दिशा में चला जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। एक समतल तथा चिकने दर्पण में नियमित परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। अब इनके क्या नियम होते हैं? परावर्तन के नियमों को समझने के लिए पहले निम्नलिखित परिभाषाओं को याद कर लीजिए। सबसे पहले आपाती किरण, यह प्रकाश ही वह क्रिया है जो स्रोत से निकलकर किसी धरातल से जाकर टकराती है। फिर है आपतन बिंदु, यह धरातल पर वह बिंदु है जहां आपाती किरण धरातल से टकराती हैं। फिर आता है थर्ड, आपतन बिंदु पर अभिलंब, चिकने तथा समतल धरातल के आपतन बिंदु से खींचा गया लंबा अभिलंब कहलाता है। नेक्स्ट, आपतन कोण, आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड है आपती किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही धरातल पर होते हैं, मतलब सेम साइड्स पे होते हैं। प्रकाश के परावर्तन पर यह नियम सदा लागू होते हैं और इन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। आइए हम अध्ययन करें कि आपतन कोण मतलब एंगल आई परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। ओके, एक ड्राइंग बोर्ड लीजिए और ड्राइंग पिनों की सहायता से उसे एक सफेद कागज लगाइए। कागज पर पैमाने की सहायता से एक सरल रेखा ए बी खींच दीजिए। इस तरह से एक ए और बी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्टैंड की सहायता से दर्पण की एक पट्टी को सरल रेखा ए बी पर खड़ा कीजिए। दर्पण के सम्मुख बाईं ओर कागज पर दो पिने पी क्यू लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइए। अब दाईं ओर से दर्पण में पी क्यू के प्रतिबिंब, आपको प्रतिबिंबों को देखेंगे और कागज पर दो पिन आर एस ऐसे लगाएंगे कि पिन पी क्यू के प्रतिबिंब तथा पिन आर एस चारों सरल रेखा में दिखाई दे, मतलब एक ही रेखा में दिखाई दे। दर्पण को तब सभी पिनों को हटा दीजिए। अब पेंसिल तथा पैमाने की सहायता से PQ तथा RS को मिलाकर आगे बढ़िए। ये दोनों रेखाएं AB के O बिंदु पर मिलेंगी। आयतन बिंदु O से एक लंब खींचिए।
ठीक है। आपतन कोण PON को तथा परावर्तन कोण SON को मापिए, ये दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब एंगल I हमेशा एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। यहाँ PO आपाती किरण है तथा PON आपाती कोण I है। इस प्रकार OS परावर्तित किरण है तथा SON परावर्तित कोण है और ON क्या होता है, इनका अभिलंब होता है। ठीक है। इसके बाद परावर्तन के ये नियम समतल तथा गोलीय दोनों प्रकार के दर्पणों का समान रूप से लागू होते हैं। ओके, अब है दर्पण सर्वोत्तम परावर्तक। ओके, जब हम किसी खिड़की के सामने खड़े होते हैं तो उसके शीशे में हमें अपनी आकृति दिखाई पड़ती है, जबकि शीशों को पॉलिश भी नहीं किया गया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खिड़की का कांच कुछ प्रकाश परावर्तित करता है और कुछ प्रकाश शीशे से होकर गुजर जाता है। कुछ मात्रा में प्रकाश शीश अवशोषित भी कर लेता है। ठीक है, वो अपने अंदर रोक लेता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, अतः स्पष्ट है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो कुछ मात्रा में परावर्तित होता है, कुछ मात्रा में प्रेषित, पारगम्य और कुछ मात्रा में अवशोषित। यह तीनों क्रियाएं हमेशा होती हैं। सर्वोत्तम परावर्तक होने के लिए सतह को प्रकाश का श्रेषण और अवशोषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब सतह समतल और चमकीली हो। चमकदार सतह प्रकाश के अवशोषण को कम करती है। समतल सतह नियमित निर्धारित परावर्तनों से वस्तु पदार्थ की स्पष्ट आकृति बनाने में सहायक होती है। इसलिए रजित कांच का प्रयोग दर्पण के लिए होता है। कांच शीशा समतल और चिकना होता है, आपने देखा है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। रजित करने से यह चमकदार हो जाता है और इसके पृष्ठ पीछे लाल रंग की पुताई कर देने से इस पर आपतित प्रकाश पारगम्य प्रेषित नहीं होता है। अतः अत्यधिक परावर्तन क्षमता वाले रजित कांच को दर्पण हम कहते हैं। ठीक है, मिरर कहते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है, एक अंधेरे कमरे में समांतर प्रकाश पूर्ण समतल दर्पण पर आपतित होता है, दूसरा प्रकाश पूर्ण सफेद असमतल दीवारों पर गिरता है। बताइए कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश को एक निश्चित दिशा में ही क्यों देखा जा सकता है, जबकि असमतल दीवार पर गिरने वाले प्रकाश को हर दिशा में देखा जा सकता है। हल क्या है, समतल दर्पण में परावर्तक सतह समतल एवं चिकनी होती है, अतः इसके परावर्तित होकर प्रकाश सदैव निर्धारित दिशा में ही जाता है, जबकि असमतल सतह पर आपतित प्रकाश सभी दिशाओं में परिवर्तित होता है, क्योंकि असमतल सतह वास्तव में छोटे छोटे कई समतल सतहों से मिलकर बनी होती है। ओके, नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब वो किस तरह से उनका प्रतिबिंब बनाते हैं। पूर्णतः समतल सतह वाले दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। आप जानते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दर्पण अपारदर्शी होते हैं और इसके होकर प्रकाश की कुछ भी मात्रा गुजर नहीं सकती। असमतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को चित्रण से समझाया गया है। इनमें एक समतल दर्पण को सफेद कागज पर अभिलंबित रखा गया है। दर्पण के सम्मुख एक पिन लगाई गई जाती है। पिन का शीर्ष O बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है। दर्पण में बनने वाले पिन के प्रतिबिंब को देखिए और अन्य पिने A और B इस प्रकार लगाइए कि वे स्रोत पिन के प्रतिबिंब की सीधा रेखा में हो। पुनः किसी अन्य दिशा से दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखिए तथा दो पिन C और D इस प्रकार लगाइए कि दोनों पिने प्रतिबिंब की सीधी में हो। ठीक है, अब दर्पण तथा पिनों को हटा दीजिए। पेपर पर बिंदु A और B को एक रेखा से जोड़िए तथा C और D को एक अन्य रेखा से जोड़िए। अब इन दोनों रेखाओं को AB और CD को दर्पण M1 और M2 की दिशा में बढ़ाइए। दोनों रेखाएं दर्पण के तल पर बिंदु PQ पर मिलती हैं। इन रेखाओं को और अधिक बढ़ाने पर बिंदु A पर एक दूसरे से मिलती हैं। OP, OQ और OI को मिलाइए। ठीक है, बिंदु O से प्रकाश सभी दिशाओं में गति करता है। चित्र में दो किरणें क्रमशः OP और OQ दिखाई गई हैं।
ये किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। परावर्तित किरणें ए बी सी डी दर्पण के पीछे प्राप्त मिलान बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। आई बिंदु ओ का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण में ही प्राप्त होगा, उसके पीछे रखी गई किसी स्क्रीन पर्दे पर नहीं। ठीक है, आई बिंदु ओ का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण में ही प्राप्त होगा, उसके पीछे रखी गई किसी स्क्रीन पर्दे पर नहीं। आई एक काल्पनिक वस्तु बिंदु है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब आभासी कहलाते हैं। पर्दे स्क्रीन पर मिलने वाले प्रतिबिंबों को वास्तविक प्रतिबिंब हम कहते हैं। ओके, चित्र में रेखा ओ आई दर्पण M1 M2 पर अभिलंब है एवं बिंदु R पर मिलती है। मापने पर हम पाएंगे कि OR इज इक्वल्स टू IR, अर्थात प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे की दूरी दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी के बराबर है, अर्थात वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम होते हैं। ठीक है, अगर आप मिरर में फेस देखते हैं जैसे आप होते हैं ऐसे ही आपकी इमेज बनती है। साथ ही प्रतिबिंब हमारी तरह सीधा खड़ा होता है, अर्थात हमारे शीश और पैर के स्थान पर प्रतिबिंब में भी यथास्थान रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे दाहिना भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस प्रवृत्ति को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन वाले होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपना दाहिना हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो प्रतिबिंब में यह बायां हाथ प्रतीत होता है। समतल दर्पण में सभी वस्तुओं में पार्श्व परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब निम्नलिखित इनमें विशेषताएं होती हैं। ये आभासी होता है। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के समान होती है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के समान होता है। यह सीधा किंतु पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपका क्वेश्चन आता है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर चित्र ए की भांति रखे हैं। ठीक है, जैसे ये आपका ए दिया हुआ है। आप आपतित किरण ए बी एक दर्पण PQ पर 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण का पथ चित्रित कीजिए। अब कैसे करेंगे? एंगल ए बी पी 30 डिग्री, एंगल बी ए बी N1 90 डिग्री। वैसे जब 30 माइनस करोगे तो कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो आपको दी हुई हैं। देखिए ये आपकी PQ, ठीक है, ये QR है। यहाँ आपका एक एंगल बना दिया है AB 20 डिग्री का। ठीक है, तो जो आपका एंगल सेम आप में यहाँ इनको बना दिया है इन्होंने, तो एंगल CBN1 60 डिग्री होगा, एंगल BCQ 60 डिग्री, क्योंकि QR जो है वो आपका पैरेलल है किसके? BN के। ठीक है, BN1 के इक्वल है। सो BCN2 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और DCN2 जो एंगल होगा वो भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये सेकेंड क्वेश्चन आपका था। फर्स्ट का आंसर क्या है कि बी प्रश्न का हल है। ओके, चलिए थर्ड में देखेंगे। एक नई की दुकान में आमने सामने की दीवारों पर समतल दर्पण एक दूसरे की ओर अभिमुख टांगे हैं। यदि आप इन दर्पणों के सामने खड़े हों तो बिल्कुल तो अपने किंतु प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और क्यों देंगे? सॉल्यूशन, हम गिनत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपके सामने कोई शीशे लगे हुए हैं तो बहुत सारे, तो उनमें अलग अलग में आपको अपनी शेडो दिखाई देंगी, प्रतिबिंब दिखाई देंगे जो लगातार धुंधले होते जाते हैं। एक दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इस प्रकार विभिन्न प्रतिबिंब वस्तुओं में बदल जाएंगे, इनके पुनः प्रतिबिंब मिलेंगे और दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेंगे। इस प्रकार हम अनगिनत मतलब अनंत प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन सभी प्रतिबिंब हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में बनने वाले प्रतिबिंब लगातार धुंधले होते हैं। ओके, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते।
नेक्स्ट है छाया और प्रतिबिंब में अंतर। अब छाया में और प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किसी दर्पण या अन्य चमकीले वस्तु से परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब सभी जानकारियां देता है जैसे आकार, रंग और आदि। छाया तब बनती है जब वस्तु प्रकाश को किसी तरह सतह पर टकराने से रोकती है। छाया का आकाश प्रकाश के स्रोत, वस्तु तथा आधार के बीच के कोणों के अनुसार बदलता है। छाया का रंग सदैव काला होता है। हमारी जो शेडो होती है वो हमेशा कैसी होती है? काले रंग की होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आप कुछ इसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। समतल दर्पण सपाट सतह वाले होते हैं। छाया प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही उत्पन्न होती है। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के लौटने की क्रिया परावर्तन कहलाती है। सूर्य, तारे और जुगनू प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। मोमबत्ती, लैंप, विद्युत बल्ब और टॉर्च आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं से पार हो जाता है, पारभासी वस्तुओं से प्रकीर्णित हो जाता है और अपारदर्शी वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, सो ये आपके प्रकाश पारदर्शी के कुछ आपकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।